बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों में के सामान्य गुणधर्मों में आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, या ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे। डी ब्लॉक तत्वों के लिए ऑक्सीकरण अंक की, ठीक है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर कल तो टेस्ट है ना। जरूर बच्चों कल टेस्ट है आपका, और आपके टेस्ट का टाइम वही रहेगा जो क्लास का टाइम होता है, और टेस्ट आपका आधे घंटे में हो जाएगा। 15 क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ठीक है। तो कल देखेंगे, कल मैं भेज दूंगा आपको लिंक, उसका भी लिंक भेजा जाएगा। याद रखना ऑनलाइन होगा टेस्ट, जो टेस्ट होगा टेस्ट ऑनलाइन मेथड से होगा, ठीक है। आप सबको अपनी जीमेल आईडी उसमें डालना है, उसी पे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक तत्वों का अगला महत्वपूर्ण बिंदु, डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है बच्चों। कल मैंने यहाँ तक आपसे बात कर ली थी। ये कल मैंने आपको दो क्वेश्चन में बताए थे कि क्रोमियम के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक क्यों होता है, और कॉपर के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक क्यों होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अब देखो एक बात गौर से समझने की कोशिश करना। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब यह है कि वो तत्व कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और किसका निर्माण कर रहा है? धनायन का निर्माण कर रहा है। कि सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे ही क्यों जाते हैं, ग्रहण क्यों नहीं किए जाते? अरे ये सब धातुएं हैं, और धातुओं की प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। यानी कि सब अपने ऊपर क्या रखते हैं? धनावेश रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आयरन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आयरन की बात करता हूँ, तो आयरन को मैं अगर Fe लिखूं तो ये इसकी सामान्य अवस्था है, यह इसकी मूल अवस्था है। लेकिन मान लो अगर आयरन +2 ऑक्सीकरण अंक इस पे लगा हुआ है, या इस पे चार्ज क्या लगा हुआ है? +2 चार्ज लगा हुआ है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी, ठीक है। ये तो इसकी सामान्य अवस्था है या मूल अवस्था है, और ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो अगर हम बात करें किनकी? डी ब्लॉक तत्वों की बात करें, तो डी ब्लॉक तत्वों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक शब्द आया नया, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है? एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करना। जैसे आयरन है, ये आयरन अभी मूल अवस्था में है। Fe+2 भी होता है आयरन, Fe+3 भी होता है, ठीक है। एक आध मैं आपको एक दो एग्जाम्पल, आपको एक ही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें ऑक्सीकरण अंक +1 भी होता है, ठीक है। बच्चों 1 मिनट के लिए आप वेट करना, 1 मिनट के लिए केवल आप वेट। आवाज अब आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बात कर रहा था परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी बात कर रहा था मैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहा था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं कौन? कौन करते हैं प्रदर्शित? संक्रमण श्रेणी के तत्व। संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला? संक्रमण तत्व। तो मुझे एक बात बताओ, जिंक, जिंक
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे, अभी काफी सारे पॉइंट बताऊंगा मैं इसमें। इसका देखो रीजन क्या है, कारण क्या होता है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? इसका कारण क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरे जाते हैं, NS में भरे जाते हैं, और एक तो किस में भरे जाते हैं, NS में भरे जाते हैं, और एक N-1D में भरे जाते हैं। ठीक है, NS और N-1D में भरे जाते हैं। ठीक है, इनकी क्या है, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन D से S में और S से D में क्या करते रहते हैं, संक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, इसका कारण क्या माना जाता है, इसका कारण यह है कि इनके पास N-1D रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, N-1D रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। इस कारण संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाए कि संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं, तो आप सिंपल सा उसका जवाब क्या दोगे कि इनके पास रिक्त N-1D कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो होते हैं तो इसका कारण क्या, मतलब रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, किस तरह से आप इसको समझ सकते हो? तो मैंने आपको क्या बताया कि NS और N-1D कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है, अतः इन दोनों ही प्रकार के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, या एक बात बताओ, कोई भी तत्व ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, कारण क्या है उसका, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का कारण क्या है? ये Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों कर रहा है, ये Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों कर रहा है? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयरन जो है, ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे जाते हैं, क्यों त्यागे जाते हैं? ताकि वो किसी अन्य स्पीसीज को, किसी ऋणावेशित स्पीसीज को क्या दे सकें, अपने इलेक्ट्रॉन दे सके और उनके साथ बंध बना सकें। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, Fe 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि ये कितने बंध बनाने की क्षमता रख रहा है, ये 2 बंध बनाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, यानी कि ये कितने बंध बनाएगा, ये 3 बंध बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागे इसीलिए जाते हैं जब किसी को इनकी आवश्यकता होती है, तो उनके साथ क्या करते हैं, ये बंध बनाते हैं। ठीक है, और बंध बनाने में इनके इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, तो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनमें NS में देखो ज्यादातर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि बंध बनाने में ज्यादातर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, किसके, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, ठीक है, अगर मैं बात करूं किनकी, संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, तो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो बंध बनाने में बाह्यतम NS के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ में उपांत N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। क्या बताया, दोबारा से ध्यान समझना, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में NS बाह्यतम NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उपांत N-1D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। ठीक है, इसीलिए क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो एक पॉइंट तो आप क्या लिख सकते हो, N-1D रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, तो वो जो रिक्त कक्षक होते हैं ना, वो रिक्त कक्षक जैसे ही होंगे, तो उन रिक्त कक्षकों में अन्य जो तत्व होंगे, जो अन्य, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ स्पीसीज पढ़ेंगे लिगेंड्स। ठीक है, तो वो लिगेंड्स इन रिक्त कक्षकों में क्या कर देते हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करके इनके साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक जब रिक्त कक्षक होंगे तो वो बंध बनाएंगे एक से ज्यादा। ठीक है, इसलिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, अब संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था
में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d कक्षकों में भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। यानी ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, अब याद रखना, अगर हम पूरे तत्वों की बात करें, ठीक है, खासकर मैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करूं, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, तो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ये +2 से +7 तक कितनी सारी हो गई, +2, +2, +3, +4, +5, +6, +7, यानी कि टोटल 6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है मैग्नीज। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज। ठीक है, तो देखो किस तरह से ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया मैंने तत्व। ठीक है, यहाँ तो क्या लिख रहा हूँ मैं, तत्व लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं तत्व, यहाँ लिख रहा हूँ NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो सारणी बना रहा हूँ ना, ये आपके नोटबुक में मैंने PDF जो भेजी उसमें भी है। और n-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को ON से भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ निकालूंगा मैं अधिकतम ऑक्सीकरण अंक। एक मिनट रुकना, मैं वापस से दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सारणी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस सारणी को। इसको चलो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक कॉलम बनाता हूँ मैं, सबसे फर्स्ट कॉलम, इसमें आ जाएंगे अपने तत्व। ठीक है, सेकंड कॉलम, इसमें आ जाएंगे NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक थर्ड कॉलम n-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों। ठीक है, यहाँ आ जाएगा न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, यहाँ आ जाएगी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, और यहाँ बाकी में आ जाएंगे अपने सभी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो सबसे पहले तो तत्व की बात करेंगे। ठीक है, इसके NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपको पता है, मैंने शुरू में ही आपको सिखा दिया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, अगर आपने किया है तो आपको बहुत फायदा होगा भी यहाँ। ठीक है, यहाँ निकालूंगा मैं न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ निकालूंगा अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ मैं। इसके बाद में यहाँ पे निकालूंगा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, आप एक एक लेता हूँ मैं। ठीक है, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व ले रहा हूँ मैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी क्यों जानिए। ठीक है, इन सभी तत्वों को मैं यहाँ पे लेने वाला। तो ध्यान से देखना, एक एक को मैं अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 3d1 4s2 होता है। ठीक है, पीछे पीछे वाला लिख रहा हूँ बाह्यतम कोश वाला। ठीक है, तो 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, n-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब एक ही तो है यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन, इसलिए कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, याद रखना स्कैंडियम एकमात्र, ध्यान से सुनना, स्कैंडियम एकमात्र संक्रमण तत्व है जो किसी भी प्रकार की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित
नहीं करता है, एकमात्र संक्रमण तत्व। अब यूं मत कहना सर जिंक भी तो, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिंक भी तो कहा था कि जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि जिंक भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन मैंने आपसे अभी क्या कहा कि स्कैंडियम एकमात्र संक्रमण तत्व है। याद रखो, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक का तत्व कह सकते हो लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता। स्कैंडियम, स्कैंडियम एकमात्र संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो फिर सर क्या होगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था? इसकी अधिकतम और न्यूनतम दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी है? +3। केवल और केवल ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसकी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो टाइटेनियम की बात करें, 3D2 4s2। ठीक है, ऐसे निकालते हो आप। ठीक है, तो देखो NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, अब देखो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इससे तो क्या निकाला जाता है? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस, ध्यान से समझना, प्लस N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों के योग से क्या निकाली जाती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। दोबारा से देख लो ध्यान से, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल इस वाली चीज में ये वाला एग्जाम्पल मत देखना, स्कैंडियम वाला। मैंने आपसे क्या कहा? स्कैंडियम अपवाद है संक्रमण श्रेणी तत्वों का, जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। काफी बार राजस्थान बोर्ड में भी ये वाला प्रश्न आ चुका है कि 3D संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो याद रखना, जिंक को मत लिख देना कभी, क्योंकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? केवल स्कैंडियम। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखना, न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम का न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया? +2। और अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो कितने आ गए? ये हो गया +4। तो देखना परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या बनेगी इसकी, न्यूनतम से अधिकतम तक, यानी +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। आगे देखो ध्यान से, वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम क्या होता है? 3D3 4s2। ठीक है, कलर चेंज करते रहेंगे बार बार। ठीक है, 3D3 4s2। तो NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो 3 ही तो होंगे। ठीक है, 3 ही होंगे। ठीक है, तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी आ गई इसकी? +2। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई इसकी? +5। अरे 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, तो ये +5। तो इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +2 +3 +4 और +5। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। ठीक है, तो NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, तो इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। और इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? 1 और 5 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, +6। तो ये +1 भी कर सकता है, लेकिन तत्व मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, ऐसे ही होगी। +2 +3 +4 +5 और +6। वैसे याद रखना, इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था रेयर है, बहुत कम चांस है कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसकी ज़्यादातर जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या मानी जाती है? +2 भी मानी जाती है। +1 भी मान सकते हो और +2 भी मान सकते हो। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम हो जाएगी और अधिकतम कितनी हो जाएगी? 5 +5 ही होगी। ठीक है, सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? इधर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉलम है ना ये वाला,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखना न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था किससे निकालते हो आप, NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +2। ठीक है, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए ना, +7। ठीक है, तो या देखना कितनी निकलेगी, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो अगर हम क्रोमियम और मैग्नीज में गिने ना, तो पहले क्रोमियम में गिने तो ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन +1 आपको मिलेगी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी +1। ठीक है, +1 के चांस बहुत कम है मिलने के, इसलिए कितनी मानी जाती है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन मैग्नीज देखो +2 +3 +4 +5 +6 और +7, टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, आयरन की बात करें, इसका क्या हो गया 3d5 4s2। आयरन की बात करें हम, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2। ठीक है, तो आप आयरन के NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और N-1d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ठीक है, तो इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक तो क्या हो गया +2 और अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया +6। तो क्या क्या कर सकता है ये, +2 कर सकता है, +3 कर सकता है, +4 कर सकता है, +5 कर सकता है, +6 कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलते हैं तो वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो +2 और एक +3। ठीक है, आगे देखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, आगे देखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, 3d7 4s2। ठीक है, कोबाल्ट NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 और N-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, निकाल के देख लेना आप, 3d7 में 3 ही निकलेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक +2, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +5। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, +2 +3 +4 और +5। निकल पे चलें, NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और N-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, 3d8 4s2। ठीक है, 3d8 निकाल के देखना आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे। ठीक है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक +2, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +4। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है इसका, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है और +4 हो सकता है। कॉपर की बात करें, देखो कॉपर का कितना इंटरेस्टिंग है, 3d10 कॉपर का बहुत इंटरेस्टिंग है, 4s1। ठीक है, इस नियम से अगर हम निकालेंगे ना, 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन N-1d में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण कितना होता है, +1। लेकिन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सर यहाँ पे आपने कौन सा तरीका लगा दिया कि अधिकतम ऑक्सीकरण अंक इसका +2 निकल गया। इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +2 ही होता है। ठीक है, जब इसको जलीय विलयन में घोला जाता है ना, तो ये असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। कौन सी, असमानुपातन की अभिक्रिया, और +1 किस में चेंज हो जाता है, वहाँ पे +2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो Cu है, Cu+1 का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। मैं बताऊंगा आगे आएगी क्या होती है। तो ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +1 और +2। जिंक की बात करें, NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, N-1d में 0 ही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10 4s2। ठीक है, तो इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक भी +2 और अधिकतम ऑक्सीकरण अंक भी +2। यह भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, और वैसे भी यह संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। एक बार मैं आपको अनम्यूट करके आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ बच्चों। ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम और अधिकतम निकालना समझ में आया नहीं आया, आ गया, क्लियर आ गया, आ गया सर। हाँ सर। ओके, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम ऑक्सीकरण अंक समझ में आ गया आपको, है ना। ठीक है, अब देखना इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। सर CR का दोबारा समझाओ। ठीक है, देख लो बेटा एक बार। ठीक है, क्रोमियम का दोबारा समझाना है, ये क्रोमियम का दोबारा देख लो। क्रोमियम में मैंने ये कहा था कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 4s1 होता है। उसके हिसाब से इसके NH में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 हैं। ठीक है,
यानी इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, +1 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई यौगिक अपने पास उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +1 हो, इसीलिए ज्यादातर इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक है वो कितना माना जाता है, +2 माना जाता है। और अधिकतम ऑक्सीकरण अंक तो निकालना देख ही लिया आपने, N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 और N-1 NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। सर Ni का भी समझा दो, निकल, ठीक है देख लो, निकल का भी देख लो एक बार, ठीक है, ये निकल का देख लो, निकल का, ठीक है। NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अरे 3D8 का निकालना है, तो 3D8 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो आप, ऐसे ही तो निकालते हो। ये टोटल 5 बॉक्स है, मैंने कहा क्या कहा था, बॉक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, उससे सीखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 है ना। अरे अयुग्मित मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर में NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है और N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0 है। लेकिन इसको भी आपको याद रखना है कि इसका ऑक्सीकरण अंक +1 तो होता ही होता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण अंक +1 के साथ साथ +2 भी होता है, +1 के साथ साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक आपने 11th क्लास में फाजांस के नियम पढ़े होंगे, फाजांस के नियम, ठीक है, वो आपको अभी यहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं। याद रखना आप, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व आयनिक और सह संयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। ये आयनिक बंध भी बनाते हैं, ठीक है, और ये सह संयोजक बंध भी बनाते हैं, दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। आयनिक और सह संयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व, ठीक है। जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है, जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो आयनिक यौगिक बनता है। जब कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। लेकिन जब अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, किसमें, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो वो क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। किससे समझ सकते हैं हम इसको, फाजांस के नियम से। फाजांस का नियम क्या कहता है, जैसे मान लो Cr+2 ऑक्सीकरण अवस्था में, अगर क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो अगर वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वो कैसे यौगिक बनाएगा, वो आयनिक यौगिक बनाएगा। लेकिन अगर क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो कैसे यौगिक बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक। कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। अरे एक बात पे गौर करो, फाजांस ने क्या बताया था, फाजांस ने कहा था कि जो धनावेश हैं, वो धनायन जो होते हैं, धनायन क्या करते हैं, ऋणायन को ध्रुवित कर देते हैं, आंशिक रूप से ध्रुवित कर देते हैं, जिससे आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होती है, ध्यान से सुनना, धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उस धनायन का आकार उतना ही ज़्यादा छोटा होगा और उसकी ऋणायन को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। ध्रुवित, जितने ज़्यादा ध्रुवित होंगे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे और आयनिक लक्षण घटेंगे, ठीक है। यही किसका नियम था, फाजांस का नियम, ठीक है। तो धन आवेश की मात्रा बढ़ती है जिससे धातु के आकार में कमी आती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, धातु धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा, जिससे कौन से लक्षण बढ़ते हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं और आयनिक लक्षणों में कमी आती है, ठीक है। एक बात और याद रखना, एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था
बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अवस्था जब बढ़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर संक्रमण तत्वों के जो यौगिक है उनकी अम्लीय सामर्थ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, याद रखना ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, जैसे मान लो XCr2+ से संबंधित कोई यौगिक है, XCr+6 से संबंधित कोई यौगिक है, तो Cr+2 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा या Cr+6 वाला? क्या आंसर आएगा आपका? Cr+6 वाला। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित। ठीक है, आज ऑक्सीकरण अवस्था का मैंने एक पार्ट बताया आपको, कल दूसरी बात और बताऊंगा मैं, और भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो इधर समझ में आया या नहीं आया आपको? अनम्यूट किया है मैंने, अनम्यूट कर सकते हो। आ गया सर। क्लियर, समझ में आया? आ गया आ सर। गया सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, कुछ मैं वो बताऊंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्या अभी एक बार और ले लेता क्लास, लेकिन मेरी क्या है, मेरी इसके जस्ट बाद अभी 12:30 से मेरी 11th की क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल अभी केवल 2 मिनट का भी समय नहीं बचा। गुनगुन सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो बता दो बेटा। अभी कैसे बताऊं मैं, केवल 1 मिनट का समय बच रहा है, 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं? ठीक है, करवा दूंगा, उसके लिए मैं एक काम करूंगा, थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर के लिए मैं एक क्लास, स्पेशल क्लास ले लूंगा, उसमें आपको जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सब डाउट्स में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, है ना? यस सर। ओके ओके सर।